Dear students, very good morning. It is Mr. Singh. I welcome to all the students studying in class 12. Dear students, आपका क्लास 12 में इंग्लिश के प्रोज सेक्शन में चैप्टर 2 आपका चल रहा था और चैप्टर 2 में जिसका नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग और मतलब क्या इसका, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग जैसा मैंने बताया था कि सभी स्प्रिंग में मीन्स होता है बसंत, और बसंत ऋतु जो है वो सभी मौसमों में सर्वश्रेष्ठ होती है। ठीक है, अगर सभी मौसमों से बसंत जो है वो लॉस्ट हो जाए तो समस्त जो मौसम है ना, समस्त जो मौसम है उनकी वैल्यू भी क्या होगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। गर्मी है, सर्दी है और बरसात है, इन सबके गुजर जाने का लोग इंतजार करते हैं और बसंत ऋतु के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि इट इज द मोस्ट प्लेजेंट वेदर ऑफ ऑल द सीजन्स। ठीक है, सभी ऋतुओं में जो बसंत का मौसम है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। इसी प्रकार से कह रहा है स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट चाइल्डहुड, माने खोए हुए बचपन की कहानियां। तो इसी प्रकार से इन ए मैन्स लाइफ, माने एक आदमी के जीवन में हिज चाइल्डहुड इज जस्ट लाइक द स्प्रिंग। एक आदमी के जीवन में जो बचपन है वो बिल्कुल बसंत के समान होता है। अर्थात अगर चाइल्डहुड खो गया, अगर किसी ने चाइल्डहुड को मतलब बचपन को नहीं जिया तो समझ लो उसने अपना जीवन ही नहीं जिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो अवस्था होती है मनुष्य की वो उसकी होती है बचपन। ठीक है, और हम अपने समाज में देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीबी के कारण अपना बचपन खो देते हैं, अपने बचपन को सही तरीके से जी नहीं पाते हैं। कहीं वो किसी दुकान में, किसी कारखाने में या अन्य कामों में उनके माँ बाप लगा देते हैं और वो बचपन से ही काम करना शुरू कर देते हैं और उनका बचपन पूरी तरीके से छिन जाता है। तो इसी प्रकार से लॉस्ट स्प्रिंग मतलब स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट चाइल्डहुड की कहानी जो है वो अनीस जंग ने लिखी है। किसने लिखी है? अनीस जंग ने लिखी है। ये एक लेखिका है। ठीक है, अनीस जंग के द्वारा लिखी गई है और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये जो उन्होंने अपने समाज में देखा, गरीबी का जो स्तर उन्होंने देखा कि गरीबी में किस प्रकार से बच्चे जो है वो अपना बचपन खो देते हैं, इसको उन्होंने बहुत ही करीब से देखा था। और उसी को जो उन्होंने देखा, गरीबी को देखा और गरीबी के कारण बचपन के छिन जाने की अवस्था को जो उन्होंने देखा भारत में, उसको उन्होंने अपने, है ना, उसको उन्होंने इस पाठ में लिखा है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि पूरा जो चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट चाइल्डहुड वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 का नाम है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। अर्थात कभी कभी, है ना, और गार्बेज में मीन्स होता है कूड़े का ढेर। ठीक है, तो समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मैं कूड़े के ढेर में 1 रुपये पा लेता हूँ। अर्थात कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपये मिल जाता है, 1 रुपया मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप देखते हैं, है ना, कि समाज में आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ पर कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे जो हैं वो कंधे पर प्लास्टिक की या किसी प्रकार का थैले को कंधे पर लाते हुए, है ना, और कूड़े के ढेर पर कुछ ना कुछ पीना करते हैं, कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं और यही उनकी जीविका का साधन होता है। तो कहानी जो है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, ये कहानी कुछ ऐसे ही कूड़े के ढेर से, है ना, वस्तुओं को बीनने वाले कुछ बच्चों की है ना। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो को आपको, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि आपको इस वीडियो को जरूर अटेंड करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, तो मैं कहानी आपको बताता हूँ कि कहानी का नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग मतलब स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट चाइल्डहुड। इसकी जो लेखिका है
वो अनीस जंग हैं, जिनका जन्म राउरकेला में सन 1964 में हुआ था। ठीक है, और इस कहानी का जो उन्होंने लिखा है, ठीक है, जो गरीबी के विषय में उन्होंने लिखा है ना, उसका जो पार्ट वन है क्या है, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी कूड़े के ढेर में मैं 1 रुपये को पा लेता हूँ, मुझे 1 रुपया मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया ना कि ये कुछ कूड़े के ढेर पर चीज़ों को बीनने वाले बच्चों की कहानी है ना। तो होता क्या है कि अब आपको कहानी शुरू करते हैं। तो इसमें कहानी का एक जो मुख्य पात्र है, कहानी का एक जो मुख्य पात्र है वो एक छोटा सा बालक है जिसका नाम है साहिबे आलम। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम साहिबे आलम है, और सभी लोग उसे साहिब के नाम से, मतलब लेखिका उसे साहिब के नाम से पुकारती है। ठीक है, लेकिन उसका जो वास्तविक नाम है वो है साहिबे आलम। ठीक है, तो साहिबे आलम भारत में आया हुआ है ना। भारत में चूंकि आप जानते हो सन 1971 में है ना बांग्लादेश आजाद हुआ था और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था। ठीक है, मतलब बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए बांग्लादेश मुक्ति सेना और भारतीय सेना ने मिलकर के पाकिस्तान को हराया था। और उस समय कुछ शरणार्थी जो थे वो बांग्लादेश से भारत में आकर के निवास करने लगे थे। ठीक है, तो वही कह रहा है क्या, सन 1971 में हुई लड़ाई के कारण है ना साहिबे आलम का जो परिवार है वो वो बांग्लादेश को छोड़ करके, जहाँ पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उसका घर था है ना, वह अपने हरे हरे मैदानों में, नदियों के बीच में बने हुए सुंदर घर को छोड़ करके है ना भारत आ गया था। किस कारण आ गया था? रोजी रोटी की तलाश में। तो क्या कहानी है कि लेखिका अनीस जंग जो है वो आस पड़ोस में, अपने पास में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में है ना कुछ बच्चों को रैग पिकिंग करते हुए देखती हैं। रैग पिकिंग मतलब क्या? कूड़े के ढेर से वस्तुओं को गिनने वाला है ना, रैग पिकिंग करते हुए देखती हैं। मतलब, और ये रैग पिकर्स मतलब कूड़े के ढेर पर चीजों को गिनने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें रैग पिकर्स कहते हैं। तो अनीस जंग जो है कुछ रैग पिकर्स अर्थात कूड़े के ढेर पर वस्तुओं को बीनने वाले कुछ बच्चों को वो देखती है, और उनकी गरीबी को देख करके वह बहुत ही ज्यादा निराश होती है, और उनकी गरीबी के कारण उन बच्चों के साथ में लेखिका की सहानुभूति हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये सारे बच्चे जो हैं वो बिना चप्पल और हर एक मौसम में, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, हर एक मौसम में बिना चप्पल के, बिना जूते के वो रैग पिकिंग करते हैं, कूड़े की ढेर पर वस्तुओं को बीना करते हैं। ठीक है, तो लेखिका जो है वो साहिबे आलम से पूछती है, ठीक है, कि बेटे ये बताओ तुम ये काम क्यों करते हो? अगर तुम कूड़े के ढेर से इन वस्तुओं को क्यों बीनते हो? तो साहिबे आलम उससे, लेखिका से कहता है, मैं कूड़े के ढेर से चीजों को इसलिए बीना करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और कार्य नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास कोई और काम नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। ठीक है, वो कहता है। तो लेखिका पूछती है, अच्छा ये बताओ क्या तुम स्कूल जाते हो? तो साहिबे आलम लेखिका को बताता है कि नहीं, हम स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी स्कूल नहीं है, हमारे आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। तो लेखिका कहती है, अच्छा ये बताओ कि अगर मैं अपना स्कूल खोल दूं तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे? तो साहिबे आलम कहता है कि हाँ, अगर आप स्कूल खोलेंगी तो मैं जरूर पढ़ने के लिए आऊँगा, है ना, तो मैं जरूर पढ़ने के लिए आऊँगा। तो लेखिका साहिबे आलम से वादा करती है कि एक दिन वो अपना स्कूल जरूर खोलेगी और तब तुम पढ़ने के लिए आना। ठीक है, ऐसे ही ये वादा लेखिका जो है साहिबे आलम से ये वादा करती है कि एक दिन मैं अपना स्कूल खोलूंगी और तब तुम उसमें पढ़ने अवश्य आना। ये वादा करती है, प्रॉमिस करती है साहिबे आलम से। ठीक है, कुछ दिन गुजर जाते हैं, थोड़ा समय बीत जाता है, और एक दिन साहिबे आलम जो है वो दौड़ता हुआ लेखिका के पास में आता है और पूछता है कि क्या आपने अपना स्कूल खोला, कि क्या आपने अपना स्कूल खोल दिया है? तो लेखिका जो है
वो थोड़ा लज्जित होती है कि उसने ऐसा वादा साहिब आलम से क्यों किया जो वो पूरा न कर सके, क्योंकि स्कूल खोलना कोई सरल बात तो थी नहीं, है ना। स्कूल खोल देना कोई सरल बात तो थी नहीं, तो उसको ऐसा मन में सोचती कि उसको ऐसा वादा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, खैर लेखक कहते हैं कि नहीं, उसने अभी तक स्कूल नहीं खोला है। उसके बाद में वो रैक पिकिंग के लिए अर्थात कूड़े के ढेर से चीजों को बीनने के लिए फिर चला जाता है। ठीक है, फिर उसकी मुलाकात लेखिका की साहिब आलम के साथ में जब भी मुलाकात होती है तो उसके साथ में वो थोड़ा सा वार्तालाप करती है। ठीक है, तो एक दिन लेखिका, है ना, उस रैक पिकर से, उस बालक से पूछती है कि बेटी अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है, तो साहिब आलम कहता है कि मेरा नाम साहिब आलम है, मेरा नाम साहिब आलम है। तो लेखिका जो है ना, इस नाम को सुनकर के, है ना, इस नाम को सुनकर के थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि इस बालक को अपने नाम का पूरा अर्थ नहीं पता था, है ना। उस बालक को अपना नाम का अर्थ नहीं पता था। साहिब आलम का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, साहिब आलम का मतलब होता है, साहिब मतलब मालिक, स्वामी, आप माने, है ना, और ए माने का, और आलम माने संसार, संसार का स्वामी। जो संसार का मालिक हो, जो संसार का स्वामी हो, उसे कहते हैं साहिब आलम। ठीक है, तो लेखिका जब बच्चा बताता है कि उसका नाम साहिब आलम है, तो लेखिका थोड़ा, है ना, थोड़ा विचार करती है कि देखो इस बच्चे को अपने नाम का अर्थ ही नहीं पता है। अगर इस बच्चे को अपने नाम का वास्तविक अर्थ पता होता, संसार का स्वामी, है ना, तो शायद वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता कि उसका नाम साहिब आलम है, संसार का मालिक है ना। और संसार का मालिक का नाम होते हुए भी वो रैक पिकिंग कर रहा है, अर्थात कूड़ों के ढेर से वो चीजों को बटोर रहा है। ठीक है, खैर आगे क्या होता है, तो ऐसे ही तो लेखिका पूछती है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है, भाई तुम नंगे पर क्यों घूम रहे हो, है ना, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनी है। तो साहिब आलम उसे बताता है कि नहीं, है ना, मेरी माँ जो है, मैं चप्पल इसलिए नहीं पहने हुए हूँ क्योंकि मेरी माँ जो है वो अलमारी से चप्पलें उतार करके मुझे नहीं देती हैं। ठीक है, ये बताती है। और साहिब आलम ये भी बताता है कि अगर मान लो उसकी माँ चप्पलें उतार करके उसे पहनने के लिए दे भी दे, है ना, तो भी वो उन्हें पहनेगा नहीं। क्यों नहीं पहनेगा, क्योंकि ये उसकी परंपरा है, ये उसकी परंपरा है, उसके जैसे सभी बच्चों की परंपरा है कि वो नंगे पैर ही कूड़ों के ढेर से कूड़े को या चीजों को वो बीना करते हैं, है ना। ये उनकी परंपरा में शामिल है, नंगे पैर ही, है ना, कंधे पर थैले को डाल करके और कूड़े के ढेर से वस्तुओं को इकट्ठा करना, वस्तुओं को बीनना, ये उनकी परंपरा है। और ये काम वो नंगे पैर ही करते हैं, इसलिए वो अगर उसकी माँ अलमारी से चप्पल उतार भी दे तो भी वो उनको नहीं पहनेगा। ठीक है, तो लेखक बताता है कि ये वो बच्चे थे जो ये रैक पिकर्स थे, जो कूड़े को ढेर से चीजों को इकट्ठा करते रहते थे और बीना करते रहते थे। तो ये कूड़े का ढेर उनके लिए क्या था, एक गोल्ड के समान था, सोने के समान था, है ना। कूड़े के ढेर को लेखिका जो है उनके लिए एक, है ना, सोने की संज्ञा देती है कि ये कूड़े का ढेर जो था वो उनके लिए सोने के समान था, क्योंकि ये कूड़े के ढेर जो थे वो उनके जैसे परिवारों को, है ना, आजीविका कमाने का ये साधन थे, आजीविका प्रदान करते थे। तो प्यारे बच्चों, तो आगे लेखिका बताती है कि ये बच्चे कौन हैं। तो लेखिका बताती है सन 1971 में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, तो ये शरणार्थी बच्चे जो थे अपने माता और पिता के साथ में, है ना, बांग्लादेश को छोड़ करके भारत में आकर के शरण उन्होंने लिया था। और साहिब आलम का परिवार जो था वो ढाका के अपने घर को उसने छोड़ करके और वो भारत आ गया था। ठीक है, ढाका में उसका एक सुंदर सा घर था और मैदान के हरे मैदान के बीच में और नदियों के बीच में उसका घर, सुंदर सा घर बना हुआ था। और वो सुंदर सा घर छोड़ करके बांग्लादेश से भारत आ गया था। ठीक है, और दिल्ली के
सीमापुरी इलाके में, दिल्ली के एक बाहरी इलाका था, दिल्ली का जो बाहरी क्षेत्र था, ठीक है, जिसका नाम था सीमापुरी, और सीमापुरी में आकर के साहिब आलम का परिवार जो था वो रहने लगा था, ठीक है। तंबू के बने हुए मकान में, बांस और तंबू के बने हुए मकान में आकर के रहने लगा हुआ था, और लगभग उसके आसपास के सीमापुर के लोग, जितने भी लोग थे जो शरणार्थी परिवार थे, ठीक है, उनकी रोजी रोटी का आधार ये रैग पिकिंग था, अर्थात कूड़े के ढेर से चीजों को, वस्तुओं को बीनने का काम ही उनका जीविका का मुख्य साधन था, ठीक है। तो आगे लेखिका बताती है, कहती क्या कि कहती है कि ये जो बालक हैं ये सीमापुरी इलाके में, दिल्ली के बाहरी क्षेत्र सीमापुरी इलाके में रहते हुए आते हैं, ठीक है। तो एक दिन तो लेखा अगली बार जब साहिब आलम से मिलती है तो साहिब आलम बताता है कि वो इस कूड़े के ढेर से वस्तुओं को इसलिए भी बीना करता है कि उसके परिवार का भरण पोषण तो होता ही है, साथ साथ में उसे इन कूड़े के ढेर पर कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाता है। इसलिए वो उत्सुकतावश और भी ज्यादा कूड़े के ढेर से वस्तुओं को बीनने में उसे आनंद आता है, मजा आती है, ये बताता है, ठीक है। तो एक दिन लेखा देखती है कि साहिब आलम जो है, जो कि हमेशा नंगे पैर यहाँ वहाँ कूड़ा बीनते हुए घूमता रहता है, वो देखता है कि कुछ है ना, कुछ क्लब के दीवार के गेट के पास में वो खड़ा हुआ है और कुछ लोगों को सफेद यूनिफॉर्म पहने हुए और शूज मतलब जूतों को पहने हुए वो देखता है कि कुछ लोग टेनिस खेल रहे हैं, है ना। और तब साहिब आलम लेखिका को बताता है कि उसे भी खेल बहुत पसंद है, उसे भी खेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक दिन लेखिका साहिब आलम को, जो हमेशा नंगे पैर घूमता रहता है, उसे जूते पहने हुए देखता है, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न दिखाई देता है। संभवतः वे जो जूते साहिब आलम पहना हुआ है वो जूते किसी धनी लड़के के द्वारा छोड़े गए हैं, फेंक दिए गए हैं, और उन जूतों को प्राप्त करके साहिब आलम बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, ठीक है। तभी लेखिका को उडुपी की एक कहानी याद आती है, जिस कहानी में वो एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ती है ना, जो मंदिर के रास्ते से गुजर करके एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, और उस मंदिर में जो रास्ते में पढ़ता है, उस मंदिर में उसका पिता जो है वो पुजारी है, ठीक है। और वो देखता है कि थोड़े समय के बाद उसके बाद में लगभग 30 वर्षों के पश्चात में लेखिका जो है वो उस मंदिर का फिर भ्रमण करती है और देखती है कि जहाँ पर वो पुजारी, उस बालक का पुजारी रहा करता था, है ना, वहाँ पर एक लाल रंग की और एक सफेद रंग की कुर्सी पड़ी हुई है ना। और एक बालक जो है वो स्कूल से लौट करके आता है और वो अपने स्कूल बैग को बिस्तर पर फेंक देता है, और है ना, और तब उसे उस बच्चे के, अर्थात साहिब उस बच्चे के बारे में याद आता है, जो ईश्वर से मतलब उस मंदिर में प्रार्थना करता है कि एक जोड़ी उसे जूता मिल जाए, मतलब एक जोड़ी जूते के लिए वो प्रार्थना करता है कि काश, है ना, कि भगवान उसे एक जोड़ी जूता दे दे, और वो लड़का जूते को उतार करके, है ना, फेंक रहा है। तो दोनों ही बच्चों में वो तुलना करती है। तो ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन लेखिका देखती है कि साहिब आलम जो है उसके हाथ में एक टिन का डिब्बा है, टिन का कनस्टर है, और तब साहिब आलम बताता है कि अब वो कूड़ों के ढेर से वो चीज़ों को नहीं बेचता है, बल्कि 800 रुपये प्रति माह
के वेतन पर वो एक चाय की दुकान पर काम करता है, ठीक है। लेकिन साहिब आलम का चेहरा जो है वो बिल्कुल मुरझाया हुआ है, उसका मन जो है वो बहुत ही अप्रसन्न है, आत्मा उसकी बहुत दुखी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साहिब आलम जब पूरा कूड़े के ढेर से है ना चीज़ों को बीना करता था तो वो स्वच्छंद था, है ना, वो बिल्कुल केयरलेस था, मतलब उसका एक केयरफ्री चिंता मुक्त जीवन था, है ना, और वो अपने मन का मालिक था, अपने मनमर्जी का मालिक था। लेकिन आज वो एक चाय की दुकान पर 800 रुपये महीने वेतन पर एक चाय की दुकान पर काम करता है और उसकी सारी की सारी स्वतंत्रता जो है ना वो अब छिन जाती है, इसलिए वो बहुत ही दुखी और अप्रसन्न रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका बचपन जो है वो छिन जाता है, साहिब आलम का बचपन जो है वो छिन जाता है। इस बात से देखकर जो है थोड़ी निराश होती है, उसकी आत्मा जो है उसे है ना वो अपने आत्मा में थोड़ा दुख महसूस करती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी चैप्टर लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट चाइल्डहुड का पहला पार्ट। समटाइम्स आई फाइंड ए गैजेट इन द समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गैजेट, ठीक है, का पार्ट 1 की कहानी जो कि साहिब आलम की थी। और इसकी जो अगले वाला पार्ट है वो हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।